नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। चेहरे पर बेचैनी, धड़कनें बढ़ी हुई। क्या लिस्ट में नाम आया? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हो पाएगा? क्या 90%, 95% नंबर मनचाहे कॉलेज और कोर्स में दाखिले के लिए काफी हैं? शायद नहीं। यहाँ आके लग रहा है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 100% लाओ सिर्फ उसकी पूछा और तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, बट मेरी फर्स्ट चॉइस होती एसआरसीसी थी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट बन रहा है। 99 के आसपास कट ऑफ लगी है, काफ़ी हाई कट ऑफ है, तो एडमिशन थोड़ा मुश्किल है। हालत यह है कि दिल्ली में आचार्य नरेंद्र देव, आत्माराम सनातन धर्म और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कॉलेजों में 100% नंबर की कट ऑफ लिस्ट आई। यानी 12वीं में हर विषय में 100 में से 100 नंबर आए हों तो पहली लिस्ट में इन कॉलेजों में दाखिले की सूची, वरना मुश्किलानी तय है। इससे पहले के सालों में भी दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेजों में कट ऑफ लिस्ट छात्रों की नींद उड़ाती रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दाखिले का सिस्टम कितना सही है। क्या दूसरे छात्रों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है? क्या उन पर बेवजह मानसिक दबाव नहीं डाला जा रहा है? एक किस्म से जुर्म है बच्चों पे कि नहीं तुम्हारे क्या 98% आए हैं, 98.5% आना चाहिए। वो जुर्म में मार देते हैं बच्चों को। सवाल इस बात का भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देखने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे राज्यों के 12वीं के टॉपर के भी 100% अंक नहीं होते। अपने तरीके का बोर्ड, अपनी तरह की पढ़ाई और नंबर भी उसी हिसाब से। ऐसे में प्रश्नकाल में चर्चा इस बात पर है कि क्या दाखिले का सिस्टम बदलने की जरूरत है? क्या सभी छात्रों को बराबर मौका नहीं मिलना चाहिए? तो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU देश के नामी विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ पढ़ने की चाहत लिए हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में छात्र DU में आवेदन करते हैं। इस साल भी DU की 54,000 सीटों पर 2,78,000 छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन हर साल की तरह दिल्ली के बेस्ट कॉलेजों में उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिनके नंबर अब लगभग 100% या उसके आसपास हैं, क्योंकि DU के कुछ कॉलेजों में इस साल भी पहली कट ऑफ लिस्ट 100% तक गई है। जाहिर है DU में दाखिले की दौड़ में ऐसे छात्र पिछड़ जाते हैं जिनके नंबर कम आते हैं। और जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र DU में पढ़ने के लिए आते हैं। इस साल यूपी बोर्ड के टॉपर को जहां 97.4% नंबर मिले हैं, तो वहीं बिहार बोर्ड के टॉपर को 85% अंक मिले हैं। सवाल यह कि ऐसे छात्र दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में आखिर कैसे पढ़ पाएंगे। और प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है आज का विषय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100% का कट ऑफ लिस्ट। इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या DU में दाखिले के लिए कट ऑफ की जगह प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए? तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर आप इत्तेफाक रखते हैं सवाल से। अगर नहीं तो टाइप कीजिए PKP_N और मैसेज कर दीजिए इसे 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह प्रश्नकाल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं ड्यूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण। साथ ही साथ आपको हम विकास मानव संसाधन के राज्य मंत्री रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़े हैं। पटना से हमारे साथ सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनकी काफी हाई सक्सेस रेट रहती है जहां तक IITs का सवाल है, इनके संस्थापक आनंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सभी हमारे मेहमानों का खास स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले दर्शकों की राय और सवाल हम शामिल करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज ही दाखिला पाने वाली आकांक्षा जैन ने प्रश्नकाल के लिए अपनी राय दी है। आइए सुनते हैं आकांक्षा की बात। ये बात सच है कि क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ्स निकलते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर, और स्पेशली 11th और 12th में, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमें एडमिशन मिलता है कॉलेजेस में। DU में दाखिले को लेकर नोएडा से हेमा ने अपनी राय रखी है। जानते हैं हेमा क्या कुछ कह रही हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई छात्र 100% नंबर ले आए। ठीक है, CBSE वाले बच्चे ले आएंगे, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो ले आएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं या फिर किसी भी स्कूल पढ़ के आए हैं, या अदर स्टेट से जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, उनका क्या? किसी एक एग्ज़ाम के आधार पर आप किसी बच्चे की प्रतिभा को नहीं आंक सकते। वहीं अहमदाबाद से सरकारी कर्मचारी अजय पांडे ने फोन पर अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं अजय का सवाल। स्टूडेंट्स को 100% लाकर और किसी भी यूनिवर्सिटी
क्या कॉलेजेस में दाखिला लेना जरूरी है। सिर्फ ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है, बट अगर हम किसी स्टेट बोर्ड पे जाए तो वहाँ देखने को यही मिलता है कि किसी एक स्टूडेंट या मैक्सिमम दो स्टूडेंट्स को मिलते हैं 100 मार्क्स। तो क्या उन स्टेट्स के स्टूडेंट उतने काबिल नहीं होते हैं कि DU जैसे कॉलेजों में एडमिशन ले सके। डॉक्टर शशि थरूर, आप DU के शाइनिंग एलुमनाई में शामिल हैं, प्राउड स्टिफेनियन भी हैं। कैसे देखेंगे आप, कितना आप फेयर मानते हैं इस सिस्टम को? 100% का कट ऑफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती शायद इस लिस्ट में मैं कभी आ भी सकती या शामिल हो सकती आज की तारीख में। सिस्टम अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 100% मिलने वाले तो बहुत कम होते हैं। और ये भी है कि एक अच्छा स्टूडेंट का भविष्य एक परीक्षा से ऐसे तय नहीं हो जाना चाहिए। बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए मार्क्स लेके ही एडमिशन्स का कट ऑफ करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस भी यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। फिर भी ये 100% तो सारे एडमिशन्स इसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा। कई कॉलेजों में सिर्फ एक कट ऑफ नहीं, 3 दिन के बाद एक दूसरा कट ऑफ आएगा ज़रा से नीचे, उसके बाद एक तीसरा कट ऑफ है, शायद एक चौथा कट ऑफ। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ 100% मार्क वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएंगे, बाद में भी मौका मिल जाएगा आने वाले दिन में। चलिए, आप कह रहे हैं बाद में मौका मिल जाएगा, लेकिन मेरे बचपन के सिस्टम, लेकिन आपके पास वापस लौटेंगे डॉक्टर थरूर। आनंद कुमार जी, आप क्या मानते हैं, बच्चों के जहां तक टैलेंट का सवाल है, क्या 100% की इस फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में खास करके बंगाल, बिहार जैसे राज्य जहां से इतने हाई परसेंटेज की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं हम, क्या वो बच्चे पीछे रह जाते हैं अगर उन्हें DU में आके पढ़ना हो तो? एकदम पीछे रह जाते हैं, और ज्यादातर तो हिंदी प्रदेश के ही छात्र होते हैं जो UPSC करने के लिए अलग अलग अच्छे क्षेत्रों में जाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। तो जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, जो धनवान होते हैं, उनके लिए तो रास्ता खुला है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे ट्यूशन लेते हैं, रिहर्सल टेस्ट करते हैं, तो उनका रास्ता तो खुला हुआ है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके स्कूल में खिड़की दरवाजे तक नहीं है, टीचर नहीं आ रहे, उनको मुकाबला करना अब लगभग असंभव हो रहा है। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात सामने आई है। जी, देश की नंदिता, देश की हम प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, जैसा आनंद ने कहा कि सामाजिक रूप से ये भेदभाव करता है कि भाई जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो क्या कभी पढ़ नहीं सकते ऐसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में? ऐसा है कि मैं सबसे पहले इस मामले में ये दोबारा से दिलासा देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि पहली कट ऑफ लिस्ट इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा ऊंची रहेगी, क्योंकि बिना एप्लीकेशन फॉर्म लिए एडमिशन हो रहा है। आपको पता है कि क्या सिचुएशन हो गई थी, तो इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कॉलेजेस के ओवर एडमिशन हो जाए, तो इसलिए थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। तो उस पर सिर्फ अपना मतलब उम्मीद ना खोएं, सेकेंड थर्ड लिस्ट में नाम आने की गुंजाइश है। दूसरी बात यह है कि अगर वो भी आप मान के चलें कि एक तो मार्किंग स्कीम CBSE को अपनी दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। इस तरह से इतने सारे लोगों को 100 नंबर देना, तो इसका मतलब है हम लोग उस बेसिस पे हम एडमिट कर ही नहीं सकते। एक ही मार्क पे इतने सारे स्टूडेंट्स अगर होंगे तो हम कैसे एडमिशन देंगे? दूसरा है कि अलग अलग स्टेट बोर्ड में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ स्टेट बोर्ड के हमें बच्चे जो आते हैं उनमें 100 में से 100 उनको काफी सारे सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 मिलता है, और कुछ हैं जैसे कि अभी आपने बताया कुछ स्टेट्स के जो आंकड़े बताए थे कि टॉपर के 85 हैं या कहीं और टॉपर के 93 हैं, तो ये बड़ा अनफेयर होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको मजबूर ना कर दे कि हमें एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से करना पड़े। चलिए, उस पर भी जो है सोचने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कुछ और दर्शकों के सवाल हम अगर शामिल करें, फेसबुक पर अनिल तिवारी ने लिखा है कि कट ऑफ का मतलब ही योग्यता का चुनाव है, इसमें भेदभाव वाली बात आखिर कहां आती है? IBNखबर.com पर विवेक सिंह ने लिखा है कि कट ऑफ का ऊंचा जाना अच्छी बात है, इससे बेस्ट कॉलेजों में बेस्ट ब्रेन ही पहुंचेगा, इसमें दिक्कत क्या है? डॉक्टर थरूर, आप अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे, तब से लेकर अब तक आपको लग रहा है कि जब आप कट ऑफ लिस्ट जो है वो हाई करते हैं, क्या बेस्ट ब्रेन्स ही सही मायनों में कॉलेज में आते हैं, या फिर सामाजिक रूप से कुछ अच्छे बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे पीछे छूट जाते हैं? देखिए, ये है कि अगर कॉलेज को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दें कि वो हर स्टूडेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ ले कि कौन से प्रदेश से आ रहा है, किस तरह के स्कूल में पढ़ाई की है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है उसका, क्या दूसरे टैलेंट्स उसको डेवलप करने का मौका मिला है, ये सब देख के, सिर्फ मार्क्स नहीं लेकिन बाकी सब देख के अगर स्टूडेंट्स को चुन लेते तो इट वुड बी अ मच फेयर सिस्टम। अभी आप देख लीजिए कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस में कर रहे हैं, तो ये सब नुआंस छोड़ जाते हैं। और जैसे किसी ने कहा कुछ मिनटों पहले कि छोटे छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल जो कुछ प्रदेशों से
हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनका मौका कम हो जाता है। ये बड़ी बुरी बात है। आनंद जी, आप कैसे देखेंगे इससे? जैसा कि कुछ लोगों ने, हमारे दर्शकों ने कहा कि भाई आप जब अच्छे मार्क्स की बात कर रहे हैं वो तो अपने आप में योग्यता ही है ना, भाई योग्यता होगी तभी तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है ऐसे कट ऑफ में? नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन इसमें समझने की दो बातें हैं। पहली बात कि वो जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो कौन बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, किस बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, किसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो ये समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। और दूसरी अहम बात ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है कि क्या जो बच्चा बहुत मार्क्स ला रहा है, चूहे दौड़ में लगा हुआ है, क्या सही में वो आगे चल के एक वैज्ञानिक बनता है? सही में क्या आगे जाके वो थिंकर और विचारक बनता है? क्या मार्क्स लाना ही रट रट के हमारा एक सिस्टम है? क्या जो बच्चे 4 नंबर कम लाए हैं और एडमिशन से पीछे छूट गए, क्या उनमें प्रतिभा नहीं है? क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सब बोर्ड को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए? हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी और भूतपूर्व जो मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल साहब, उनसे आईआईटी में भी मार्क्स देने के मुद्दे पर हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी और बोला, उनको समझाने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइज करें सभी बोर्ड्स के मार्क्स को। हर बोर्ड का अलग अलग अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग टीचर्स की स्कूल की उपलब्धि है, कैसे आप कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद कह रहे हैं नंदिता, और हम क्लास 10 तक देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि भाई आईसीएसई सीबीएसई वो ग्रेडिंग की बात करते हैं, उसके बाद अगले 2 साल में अचानक से आप पर इतने ज्यादा प्रतिशत मार्क्स लाने का दबाव बन जाता है। क्या ये भी अनफेयर नहीं नजर आता? बिल्कुल अनफेयर है, उनकी तैयारी नहीं करते हैं तो मतलब नो एग्जाम सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चे बिल्कुल पीछे हो जा रहे हैं, उनको आदत नहीं हो रही एग्जाम करने की। ये एक सही बात है, मैं आनंद कुमार जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये मार्क्स जो हैं ये सिर्फ ये योग्यता का एक इंडिकेटर नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल टर्म्स में हमारे पास और बहुत सारे तरीके नहीं है। हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी है, लेकिन क्योंकि वो ओबीसी और कास्ट बेस्ड मतलब उस तरह से है, जो जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे हैं उनको इतना हम वो उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि किस तरह से मतलब इट्स लाइक अ लॉटरी कि किसको हम दें। मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई आपकी नहीं है। तो सरकारी इंस्टीट्यूशन जो अफोर्डेबल हैं और जो अभी तक बेस्ट माने जाते हैं हायर एजुकेशन में, अभी तक बर्बाद करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, हालांकि कई सरकारों ने कोशिश की इसको हायर एजुकेशन को भी बर्बाद करके और प्राइवेटाइज करो, लेकिन अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज बेस्ट मानी जाती हैं। आपने कितने सालों में कोई एक्सपेंशन नहीं देखा है। आपको कॉलेजेस के नंबर बढ़ाने मतलब कि यू हैव टू हैव मोर पब्लिक फंडेड क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। डिमांड सप्लाई की कमी भी जो है नजर आ रही है। यहाँ एक और हमारी दर्शक से ज्यादा आपका एज ग्रुप हायर एजुकेशन में आ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल, इन आंकड़ों पर भी गौर करने की जरूरत है। नोएडा से आपको बता दें अनुराधा ने अपनी राय रखी है, आइए सुनते क्या कहना है अनुराधा का। 12th क्लास में मेरे 78% मार्क्स आए हैं, लेकिन डीयू की जो अभी कट ऑफ लिस्ट निकली है उसमें 100% मार्क्स है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चे के 100 में से 100 अंक ही आए। ऐसा भी होता है कि किसी छात्रों के 95% आते हैं, किसी के 93। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12th के मार्क्स बेस पे उन्हें एडमिशन दें। एंट्रेंस एग्जाम डीयू को रखना चाहिए जिसके बेसिस पे उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। वहीं दिल्ली में वायुसेना में काम करने वाले प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने भी फोन पर अपनी राय रखी है, आइए सुनते हैं प्रदीप का क्या कहना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में अपेक्षाकृत कम मार्क्स बच्चे लाते हैं, उनको भी मौका मिल जाएगी। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से कम परसेंटेज लाते हैं उनको भी अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिले तो भी अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकते हैं। डॉक्टर थरूर, जिस तरीके से इन दोनों दर्शकों ने कहा कि शायद एंट्रेंस एग्जाम्स एक बेटर सिस्टम होगा, डीयू की अपनी स्वायत्तता है, वो इनोवेट कर सकते हैं, क्या वक्त आ गया है कि डीयू ये सोचे कि मेरिट लिस्ट की जगह अब हम एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए बच्चों को दाखिल करें? हाँ, देखिए लाइन इतना स्पष्ट नहीं था कि मैं पूरा समझ सका जो आपके दर्शकों बोल रहे थे, लेकिन हाँ मैं भी मान लेता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम फेयर होगा। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स के लिए तो अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए फिर पढ़ाई करना भी मुश्किल है। ये भी प्रॉब्लम है कि अलग अलग बोर्ड्स के मार्किंग्स में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मार्किंग में भी वेरिएशन हो सकता है, और शायद 93 और 95 के बीच में इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे कि कट ऑफ में अगर 94 आ गया तो 93 वाला गिर गया और 95 आगे आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे देगा, लेकिन उसको एडमिनिस्टर करने में
एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा यूनिवर्सिटीज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। क्या केरला से आपको दिल्ली आने पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए, या क्या केरला में बैठ के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम कर पाएंगे? क्या ऑनलाइन करेंगे? अगर ऑनलाइन करेंगे तो गरीब स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे? ये सब आसान प्रश्न नहीं है सॉर्ट आउट करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन आनंद जी आपको लगता है कि अगर कम से कम आप जिस तरह से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भाई उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करें, ये सवाल भी जो है अहम हो जाता है। और दूसरा ये भी, क्या बच्चा भाई 12वीं के लिए भी इतनी पढ़ाई कर रहा है, फिर तो 12वीं के मार्क्स बेमानी हो जाएंगे, वो परीक्षा बेमानी हो जाएगी अगर दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपने सच बोला, लेकिन अब क्या है कि जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में एडमिशन होने की बात हो, वहां के कोर्स के डिजाइन के अनुसार, वहां के सब्जेक्ट के रुचि के अनुसार टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स आए उसका भी कुछ वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या आप में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए क्या रुचि है, किस तरह का आपका इंटरेस्ट है, क्या आप आगे पढ़ पाएंगे या नहीं, इस पर आधारित सोचने समझने जैसी गंभीर सवालों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि रियल टैलेंट, जिस बच्चे में मार्क्स कम भी लाया हो, उसको भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले। और अच्छी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना क्रेज बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं जब आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए और भी कई परीक्षाएं अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाती हैं, तो जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी करनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने शहर में एग्जाम दे पाए। जी डॉक्टर थरूर, जो आप लॉजिस्टिकल दिक्कतों की बात कर रहे हैं उस पर वो तो सेकेंडरी स्टेप होगा ना, लेकिन कई ऐसे IIT IIMs की अगर हम बात करें, सबकी एंट्रेंस एग्जाम्स तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल होगा उसे कर पाना। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ अगर ऐसे एग्जामिनेशंस करने लगे तो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। मेरी प्रेफरेंस होगा कि आप सारे यूनिवर्सिटीज़ को ही छोड़ दीजिए इनका प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नामुमकिन किया हुआ है। अब देखिए, अमेरिका में अगर आप अप्लाई किए, हाँ आपको GRE या SAT करना पड़ता है, उसमें तो एक स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, लेकिन मार्क्स को सिर्फ नहीं देखते वो लोग, एक ऐसे मांगते हैं आपसे कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, किस तरह की व्यक्ति हो आप, आपके हॉबीज क्या है, आप समर में किस तरह के सोशल सर्विस काम किए हुए हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब देख के एडमिशंस कमेटी किसी को चुन लेते हैं। आपको 100% मार्क लेके अप्लाई करके आने से भी कोई गारंटी नहीं आपको एडमिशन मिल जाए। शायद किसी ने 80% से के साथ आए हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड, उनका एसे, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर सब देख के कॉलेज उसको एडमिशन दे सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सिस्टम बहुत बेहतर है, यू गेट एन ऑल राउंडेड सिलेक्शन पॉलिसी। लेकिन हमारे देश में यह है कि लोग का डर है कि ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दिए तो शायद कोई करप्ट मीन्स आ सके, कोई फेवरेटिज्म आ सके, और इसलिए हमारी जुडिशरी ने ये किया कि मार्क्स एक ऑब्जेक्टिव कट ऑफ होता है। वैसे डॉक्टर थरूर, हर सिक्के के जो है दो पहलू जरूर होते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच फेसबुक पर उत्कर्ष कुमार ने लिखा है कि क्या कम नंबर आने पर छात्रों के सुसाइड कर लेने के लिए ऐसी कट ऑफ लिस्ट ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो नहीं बन जाएंगी। हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर भी श्रुति शर्मा ने लिखा है कि एम्स का दबाव कम करने के लिए 6 एम्स बने, तो DU की कट ऑफ फीसदी कम करने के लिए आखिर 6 DU क्यों नहीं बन सकती। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी बिलाल अहमद हमारे दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा है कि उच्च शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में आखिर क्यों नहीं है। दिल्ली में पिछले 20 साल में कितने नए कॉलेज बने हैं। स्टूडियो में मेरे साथ नीलेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आप जाने माने रेडियो प्रेजेंटर हैं, पूर्व जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं। नीलेश, आपने शायद DU में एडमिशन लेने की कोशिश की थी, आज जब इस डिबेट को देख रहे हैं तो वो थोड़े डरावने दिन याद आ रहे हैं क्या वापस से? जी हाँ, मुझे याद है जब मैं नैनीताल से आया था अपने मार्कशीट्स लेके और DU में गया था तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। और मुझे हालांकि मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी टॉप करके आया था, और उन्होंने जब लिस्ट देखी तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम तक उसमें नहीं था। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अपमानजनक बहुत कम क्षण आए होंगे मेरे जो प्रोफेशनल जीवन है उसमें। तो वो उस वक्त था। आज की तारीख में जब हम DU में 100% कट ऑफ लिस्ट की बात कर रहे हैं, कुमाऊं जैसे इलाकों से जो बच्चे आ रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि उनकी मार्क्स भी उतनी इंप्रूव हुई होंगी कि आज वो DU में आकर बेटर जो है चांसेस के साथ अप्लाई कर सकें? शायद नहीं। और मुझे ये बड़ा त्रासद लग रहा है, बड़ा आयरॉनिक लग रहा है कि लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए अच्छे उनके पास जगह नहीं है। तो जैसा अभी किसी ने कहा कि 6 DU क्यों नहीं हो सकते, तो वो जो डिसेंट्रलाइजेशन है हायर एजुकेशन का, वो इतना आवश्यक है कि
बीमार है उसको एम्स ही आना है। मतलब ये अजीब सी स्थिति बन गई है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन मौके नहीं आ गए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या नहीं हुआ है नंदिता, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अब देखिए कि जो आपने 6% प्रॉमिस किया था पिछली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसका भी एक अच्छा हिस्सा एक हायर एजुकेशन में आना चाहिए। उल्टा ये कह रहे थे कि हम पैसा और देने को तैयार नहीं है। प्लानिंग कमीशन वगैरह ने कहा कि हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हायर एजुकेशन में, तो उल्टी मतलब गंगा बह रही थी इस तरह से। तो ये एक्सपेंशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, ये जरूरी है। दूसरा ये है कि मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कर रहा था, एक कंबाइंड एडमिशंस टेस्ट नाम से, और बहुत सक्सेसफुली कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो इंग्लिश में मार्क्स दिए जाते हैं सीबीएसई में, वो बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं कि स्टूडेंट की रुचि है लिखने पढ़ने में, मतलब इस तरह से। तो वो चल रहा था, ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, किया गया है। मतलब ये कह रही है कि एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन डॉक्टर थरूर, जैसा नंदिता कह रही हैं कि पिछली सरकार की तरफ से भी जो है आप क्या फंडिंग की कमी थी, फंड की प्राथमिकताओं की कमी थी? नए कॉलेजेस 10 साल तक आपकी सरकार रही, नए कॉलेजेस को आते हुए हमने नहीं देखा। देश की अगर हम राजधानी की भी बात करें, अरे बहुत 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 नए कॉलेज। मैं सहमत हूँ नंदिता से कि देश में हायर एजुकेशन की एक्सपेंशन की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन एक्सपेंशन तो यूपीए के 10 साल में जितना हुआ है, आप इसको भी मान लीजिए। IITs कितने नए आए हुए हैं, IIMs कितने नए आए हुए हैं, NITs कितने आए हुए हैं, आईसर जो पहले नहीं था अभी आए हैं। एक्सपेंशन बहुत हुआ है। और जब हम आए अधिकार में, हम 3% GDP का एक्सपेंडिचर कर रहे थे एजुकेशन पे, अब 4.8 तक पहुंच गए हैं। और GDP बढ़ा, मतलब ये 4.8 3 का करीब डबल जैसा हुआ है, क्योंकि GDP भी बढ़ा है। 6 आना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है। और आपको पता है कि 2-3 साल से अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स की वजह से हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए प्लानिंग कमीशन हमारे HRD मिनिस्ट्री को कम पैसा दिया, ये तो बात सच है। लेकिन एक्सपेंशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एक्सपेंशन भी चाहिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है कि हम अपॉर्चुनिटीज दे दे बच्चों को पढ़ाई मिलने के लिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है आखिर देगा कौन डॉक्टर थरूर, यही अहम सवाल है। नीलेश, आप रेडियो में जब शोज करते होंगे, काफी बच्चों से बातें होती होंगी, यंग स्टूडेंट से। मैंने रेडियो में कुछ कैंपेन सुना था 12th की रिजल्ट्स जब आ रहे थे, ताकि वो बच्चे डीमोरलाइज ना हो जाए जिनके आंकड़े अच्छे नहीं आए। देश में सुसाइड केसेस में जो है इंक्रीज देखने को मिलता है, आज भी कुछ आंकड़े आए हैं। कितना मानसिक असर पड़ता है बच्चों पर जब आप ऐसे 100% कट ऑफ की बात करते हैं? मैं अगर सच कहूं तो आई विश कि, मतलब मैं शुक्र मनाऊंगा कि आज मैं छात्र नहीं हूं, क्योंकि मैं सामना नहीं कर पाता। बिल्कुल, आप जानते हैं कि मैं एक ग्रामीण अखबार चलाता हूं, गांव कनेक्शन, और हम जितना जाते हैं गांव में, वहां ये देखते हैं कि जो भूख है सीखने की, क्योंकि वहां पर मोबाइल पहुंच चुका है, फेसबुक, इंटरनेट सब कुछ पहुंच चुका है, सीखने की इतनी प्रबल इच्छा है, लेकिन रास्ते बंद हैं। तो आप बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर थरूर ने कि जो टेक्निकल वो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ग्रेजुएट बनाने के रास्ते तो खोलो कि भाई जो गांव का है, मतलब मेरे पिता 12 किलोमीटर चल के गए थे स्कूल, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली थी। आज शायद अभी भी छात्र को 40-50 साल 60 साल बाद अभी भी उसको 7-8 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। ऐसे स्कूल हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या हमने जो शिक्षा है और हायर, और ये बेसिक चीज है, क्योंकि पियून के लिए भी अब ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। अब चलिए, यहाँ वक्त की अब कमी हो गई है। आनंद जी, जाते जाते 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगी, आपको यहाँ सोल्यूशन क्या नजर आता है? कॉलेजेस बनने में कुछ वक्त लगेगा फिलहाल, क्या DU को एंट्रेंस एग्जाम्स में स्विच ऑन करना चाहिए? जरूर इंट्रेंस टेस्ट लेना चाहिए, और इंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ताकि रियल टैलेंट ग्रामीण प्रदेश के लोग आए। और दूसरी बात, 6, 7, 8 जितना DU बनना है बने, और कई IIT खुले, IIM खुले, लेकिन उसका क्या स्तर पहले वाले IIT और IIM जैसे है, ये सवाल भी मैं उठाना चाहता हूं आपके ही माध्यम से। तो वहां भी टीचिंग और सब चीज अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इन पर हम किसी और दिन भी डिबेट करेंगे। फिलहाल आनंद जी आपका, नंदिता नारायण, नीलेश मिश्रा और डॉक्टर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या DU में दाखिले के लिए कट ऑफ की जगह प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक
मुताबिक हमें 85% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, यानी लोग इसी से इत्तेफाक रखते हैं, जबकि 15% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। तो हम जब युवा भारत की बात करते हैं, जिसमें हमारी आबादी इतनी ज़्यादा जो है युवा है, उनके अगर हम उच्च शिक्षा में सही मायनों में अगर निवेश ना करें, अगर उसमें बजट खर्च ना हो, तो बहुत अहम सवाल खड़े हो जाते हैं और सोचने की ज़रूरत है कि कहीं इस कट ऑफ लिस्ट के चक्कर में सही में जो योग्यता वाले बच्चे हैं वो पीछे ना छूट जाएं। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।